सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और कल का अगर आपको याद होगा तो हम लोग यूनिट 3 हमारा जो मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट का यूनिट 3 था वो हम स्टार्ट किए थे। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने स्टार्ट किया था एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को, है ना। तो जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक था कि आपको समरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वगैरह। तो मैंने कुछ समरी आपको बताया था कि बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, वो सारी चीज हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह और जो बेसिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, सब कुछ हम लोगों ने कवर अप किया था। उसके बाद हम लोगों ने अगर याद होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला टॉपिक देखा था, जिसमें हम लोगों ने पहले तो देखा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, पीबी की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू ए, और एन कैप होता है ना, वेक्टर जो परपेंडिकुलर दिशा में होता है प्लेन के। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हम इसका क्या बोलते हैं एक सर्कुलर लूप लें, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप में फ्लो कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर एटॉमिक यूनिट की बात करें, तब हम लोगों को कुछ पता चला था कि जो ये जो डायपोल मोमेंट है ये हमारा होता है n इंटू क्यू इंटू एच बाय 4 पाई m। ये वाला फॉर्मूला होता है जिससे हमारा को जब n की वैल्यू 1 है तो हमको 1 डायपोल मोमेंट की वैल्यू अपन को मिल जाती है, जो एक्चुअली 1 डायपोल मोमेंट आप बोल सकते हैं या 1 बोहर मैग्नेट्रॉन आप बोल सकते हैं, इसको आप 1 बोहर मैग्नेट्रॉन बोल सकते हैं, जो कि क्योंकि इसका यूनिट बोहर मैग्नेट्रॉन में आता है। और 1 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू हमारी होती है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। और इसके बाद भी हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो अगर ओमेगा है, तो अगर आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ले आते हैं तो ये ओमेगा डैश हो जाता है, क्योंकि ओमेगा में कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसको हम लोग लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये भी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था। लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है, तो क्यू बी बाय 2m इसका फॉर्मूला था, है ना। क्यू बी बाय 2m एक्चुअली लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर आप देखेंगे तो लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है, देखिए चार्ज तो फिक्स्ड क्वांटिटी है 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाएंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये और बढ़ती चले जाएगी, है ना। तो लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। इसके बाद आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक बोले तो आज हम लोग इसका पहले हमने परमिएबिलिटी देखा, उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। आपको ये बिल्कुल वैसा टर्म लगेगा जैसे पोलराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका डाई इलेक्ट्रिक है उसमें हम क्या देखते थे कि चीजें पोलराइज हो जाती थी। अब मैग्नेटिक मटेरियल है है तो इसमें चीजें मैग्नेटाइज होंगी, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइजेशन है। बेसिकली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं मैग्नेटाइजेशन को, कि मैग्नेटाइजेशन है इट इज डिफाइंड एज एवरेज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। देखिए पोलराइजेशन अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या पोलराइजेशन का डेफिनेशन देखा था कि इट इज एवरेज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको याद होगा पोलराइजेशन का फॉर्मूला हम लोग n इंटू पी रखते थे। मतलब ये क्या होता था, ये डायपोल मोमेंट होता था। तो हम ये बोलते थे कि एक डाइलेक्ट्रिक में एक डायपोल क्रिएट हो रहा है, डायपोल क्रिएट होने की वजह से डायपोल मोमेंट आ रहा है, और अगर अपन n मॉलिक्यूल्स में अपन इसको नाप लेते हैं तो हमारा टोटल पोलराइजेशन आ जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब यही था। तो सेम चीज ये भी यही बोल रहा है कि भैया आपके एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एवरेज डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो इसको भी हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे उसको p से रिप्रेजेंट किया था पोलराइजेशन, इसको m से। इसका भी फॉर्मूला n रहेगा और p b रहेगा। बेसिकली ये सेम आपका पोलराइजेशन की तरह है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन, इसमें मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है, कोई आपसे पूछे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि सर इट इज एन एवरेज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आपका पर यूनिट वॉल्यूम है। आप इसको अगर यूनिट वाइज देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन एन क्या होता है पर मीटर क्यूब होता है ना। कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम में, है ना। और डायपोल मोमेंट का आपने कल देखा ही था कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्पियर पर मीटर, जो कि
इसका यूनिट आएगा। तो मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है ना। और आपको कोई और यूनिट याद आ रहा है क्या? एम्पियर पर मीटर किसी और चीज का भी यूनिट होता है। हाँ, तो करंट इंटेंसिटी का यूनिट भी हमारा एम्पियर पर मीटर होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या समझते हैं इसको थोड़ा सा और अंदर से अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए अ, एक मैग्नेटिक मटेरियल हम ले लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए और हमने क्या किया, मैग्नेटिक मटेरियल में बाहर से हमने फ्लक्स पास कराना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू किया। तो इसमें जो टोटल फ्लक्स डेंसिटी होगा, जो इससे फ्लक्स गुजर रहा होगा, उसका जो घनत्व अगर हम लोग देखना चाहें, टोटल फ्लक्स डेंसिटी अगर हम आप निकालना चाहें, तो एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में टोटल फ्लक्स डेंसिटी होता है दो फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है ना। टोटल फ्लक्स डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो दो, एक तो आपने बाहर से कितना लगाया है फील्ड, ठीक है, बाहर से जो फील्ड लगाएंगे उसका भी फ्लक्स आएगा, तो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पहला फैक्टर तो ये होगा। दूसरा फैक्टर टोटल फ्लक्स डेंसिटी के लिए ये होगा कि अंदर में जो मैग्नेटाइजेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भैया डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और डायपोल मोमेंट जब n मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैग्नेटाइजेशन कितना आएगा। तो जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो रहा है इनसाइड द मटेरियल, वो भी टोटल फ्लक्स डेंसिटी में मदद करेगा। जैसे अगर आपको याद होगा तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जब हम देखते थे, तो हम देखते थे कि उसमें बाहर से आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, और आपका अंदर में कितना डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप उसको पोलराइजेशन से देखते थे। तो ठीक है, जैसे वहां पे होता था कि D इक्वल टू एफ साइलेंट नॉट E प्लस P होता था, अगर आपको ध्यान होगा, मैं बार बार पुराना चीज रिवाइज कर रहा हूं ताकि दोनों चैप्टर साथ में कवर अप हो पाए। वैसे ही यहां पे भी ऐसा ही होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। आपको पता है B टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है म्यू इंटू H, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो बाहर ये जो म्यू नॉट H है, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसको कर रहे हैं, प्लस आपका म्यू नॉट एम जो आपका मैग्नेटाइजेशन की वजह से जनरेट हो रहा है, वो आपका म्यू नॉट एम आता है, जिसके वजह से मतलब आप ये देख लीजिए कि ये जो फ्लक्स डेंसिटी है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये फ्लक्स डेंसिटी है अप्लाइड इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो आप इसको ना ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, म्यू नॉट ऐसे कर लीजिए H प्लस एम, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि भैया टोटल जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो सब की वजह से होता है, मतलब B इक्वल टू अगर हम देखें तो टोटल जो B होता है वो म्यू H होता है। एक्चुअली हम तो अभी क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट राइट हैंड साइड को देख रहे हैं कि भैया किस किस फैक्टर की वजह से टोटल फ्लक्स डेंसिटी आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स डेंसिटी इसके और इसके वजह से आ रहा है। लेकिन अगर हम B की वैल्यू देखें तो B टोटल B होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ऐसा होता है। तो हम क्यों ना इसको रख देते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आ रहा है रियल फैक्टर वो तो अपन लेंगे ही म्यू नॉट एच प्लस एम। अगर आप इसको क्लास ऐसे काट दो तो आपको मेरे ख्याल से आ जाएगा म्यू आर एच इक्वल टू एच प्लस एम, म्यू आर एच, और एच को अगर आप इधर लेके चले जाओ एच, तो एम बस बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप m इज इक्वल टू अगर आप h को कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू एच, है ना। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, और ये फॉर्मूला बेसिकली मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है। मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वो इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। और इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, तो अगर आप जैसे वहां पे होता था एफ सेलन आर माइनस वन को हम लोग एक्स ई लिख देते थे ससेप्टिबिलिटी, वैसे यहाँ पे भी हम म्यू आर माइनस वन को लिख देंगे ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम एम से एक्स एम से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एच। ये फॉर्मूला भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये बोला जाता है कि एक्स एम की वैल्यू इतनी है और एच की वैल्यू इतनी है तो मैग्नेटाइजेशन निकालिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको ये भी कई बार बोला जाता है कि म्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको बोला जाता है, और एच की वैल्यू दे रखी है तो आपको बोला जाता है निकालने के लिए, तो आप फॉर्मूला से लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, ये एक्सएम की वैल्यू ना दोनों हो सकती है, क्योंकि म्यू आर माइनस वन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए एक्सएम की वैल्यू अगर आपकी एक तो पॉजिटिव हुई मान लीजिए, और एक एक्सएम होता है नेगेटिव बेसिकली।
देखिए, एक्सएम की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आप जो मटेरियल आप रखे हुए हैं ना, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप जैसे बाहरी अप्लाइड फील्ड लगाते हैं तो वो उस फील्ड के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, देयर विल बी अट्रैक्शन। पॉजिटिव का मतलब होता है एक्सएम की, पॉजिटिव का मतलब आपको समझ जाना है कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड के लगाने से चिपक जाएगा उसमें। तो अब ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस प्रकार का एग्जाम्पल है। अगर आपको और देखना है तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इस टाइप का एग्जाम्पल है, फेरी इस टाइप का एग्जाम्पल है, एंटी फेरो इस टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो मतलब ऑलमोस्ट ऑल मैग्नेटिक मटेरियल आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं तो वो जाके अट्रैक्ट हो जाता है। बट ये जो एक्सएम इज इक्वल टू नेगेटिव है ना, ये बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है। एक्सएम जो नेगेटिव है ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा। और ये भी क्या होगा कि देखिए, एक्सएम नेगेटिव का मतलब ये है कि इस मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में लगाएंगे तो ये रिपेल करना शुरू कर देगा। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि ये बिल्कुल उससे रिपेल करेगा। और इस टाइप के मटेरियल को बोला जाता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल, जो जनरली सुपर कंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी आप लोगों को इतना बस समझना था मेरे ख्याल से मैग्नेटाइजेशन के बारे में, कि पहली बात तो ये समझना था मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। होता ये है, मैग्नेटाइजेशन के पहले आपको ये समझना चाहिए था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़े ही थे कि कैसे एक करंट पास करते हैं हम लोग, जब भी करंट पास करते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बेसिकली अगर हम एक करंट लूप की बात करें, एक करंट लूप की बात करें जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट लूप बेसिकली एक मैग्नेटिक डाइपोल को जन्म देता है ना। हमेशा एक करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल को जन्म देगा। और मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली जब जन्म होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जो करंट फ्लो हो रहा है और उसमें जो एरिया है उनका प्रोडक्ट, है ना, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और अगर हम पूरे मटेरियल में अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालते चले तो हमारा मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या है कि जब हम कभी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें बाहर से जो फील्ड आता है उसके कारण फ्लक्स तो आता ही आता है, अंदर में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, और उसके वजह से फ्लक्स आ रहा है। तो उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, उसको हम लोगों ने इक्वेट किया, जिससे हम हमारी मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आ गया। और ये मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला फिक्स्ड है, म्यू आर माइनस वन इंटू एच, जिसको हम एक्सएम इंटू एच भी कहते हैं। एक्सएम क्या है? ससेप्टिबिलिटी है, मतलब कितना एक मटेरियल है वो ससेप्टिबल है, कितना वो कारगर है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ही होता है जनरली क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक आध केस में वो नेगेटिव भी होता है, और वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल। हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे टाइप के मटेरियल को कि कैसे कौन कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आया क्या? कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं, जैसे कि देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए, या फिर अगर आपके पास स्पीड है तो आप भी मेरे साथ पैरेलल में चलते जाइए। एक क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है मान लीजिए, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, और इसका ना मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो बोल रहा है 3300 एम्पियर पर मीटर की इसकी वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की। और इसमें बोल रहे हैं कि बाहर से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ना, वो आपका जो फ्लक्स डेंसिटी टोटल आ रहा है वो है 0.0044 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका फ्लक्स डेंसिटी है इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर देखा गया। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना एक काम करिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दीजिए और आप रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर की वैल्यू निकाल दीजिए। कोई निकाल सकता है क्या कि मैं सॉल्व कराऊं? इसमें कुछ कुछ वैल्यू ऐसी है एकदम सिंपल सिंपल। देखिए, जो सॉल्व कर रहे हैं वो तो करते रहिए अपना, और जो नहीं सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन सिंपल सा। देखिए, b की वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे ही दे रखी है b की, आपको पता है ना b इज इक्वल टू 201। हाँ एग्जैक्टली 201 है h की वैल्यू। गुड। और म्यू आर की वैल्यू, हाँ आप निकालिए, तब तक मैं दूसरे को बताता हूँ। म्यू नॉट एच प्लस एम, आपको अभी अभी हम लोगों ने जस्ट देखा b इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम होता है। आपको b पता है,
है ना, बी पता है, म्यू नॉट पता है, आपको एम भी पता है, तो क्या आप एच नहीं निकाल सकते? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप वैल्यू को पुट अप जस्ट करना है और आपकी आंसर आ जाएगी। सारी वैल्यू आपको मालूम है तो आप एच निकाल सकते हैं, और एच बिल्कुल सही आया, 201.40 आया होगा एम्पियर पर मीटर, है ना। और म्यू आर सर 17.38 कितना? 17.38 हाँ एग्जैक्टली, म्यू आर की वैल्यू कौन दिया आंसर? सर सचिन सचिन, अरे वाह सचिन, वेरी गुड। तो म्यू आर की वैल्यू इतनी आएगी, कैसे आएगी म्यू आर की वैल्यू? अरे आपको ये भी तो पता है ना कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच भी तो होता है। आपको म्यू नॉट पता है, आपको म्यू आर नहीं पता, लेकिन एच पता है, और आपको अब बी भी पता है, तो आप म्यू आर की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सिंपल सा तो फंडा है। 17.38, क्या इसकी कोई यूनिट आएगी क्या सचिन? एग्जैक्टली भाई, इसका कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा एम नहीं होना चाहिए, है ना। इसका क्या यूनिट है? अरे भाई, म्यू आर क्या होता है, ये वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लगभग। ये म्यू आर की वैल्यू हमेशा एक यूनिटलेस पैरामीटर होती है, सिर्फ ये तो रिलेटिव है ना, रिलेटिव वैल्यू है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू आर की यूनिट नहीं होती, तो इस चीज को याद रखना चाहिए। चलिए हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर में आईईएस में कन्वेंशनल में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। आप ना क्या करिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालिए, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, ठीक है, एक मटेरियल का। उस मटेरियल का कुछ कुछ चीज पहले ही दे रखा है, जैसे मैग्नेटाइजेशन पहले दे रखा है कि 2.8 एम्पियर पर मीटर होगा, और और उसका ससेप्टिबिलिटी होगा 0.0025, इतना होगा। फिर सेकंड स्टेप में वो ये भी बोल रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको दे रखा है 1300 एम्पियर पर मीटर, और म्यू आर की वैल्यू दे रखा है 1.006, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अब n की वैल्यू जो है ना वो है 8.2 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। बेसिकली n की वैल्यू तो आप समझ रहे होंगे, नंबर ऑफ डाइपोल्स, है ना। तो ये इतना हो रहा है इस हैविंग, और इसका डाइपोल मोमेंट भी दे रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है 3 इंटू 10⁻30 एम्पियर पर मीटर, है ना। एम्पियर मीटर, सॉरी सॉरी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपका ससेप्टिबिलिटी भी दे रखा है, ससेप्टिबिलिटी भी क्वेश्चन में दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴, है ना। इतना आपको ससेप्टिबिलिटी दे रखा है। अब आपको बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है तीनों केस के लिए। तीनों केस के लिए आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में सिर्फ दो चीज दे रखा है, सेकंड केस में भी दो रखा है, और थर्ड केस में कुछ कुछ वैल्यू दे रखा है। इस तीनों केस के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था आपको क्या क्या वैल्यू दे रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि मैग्नेटाइजेशन आपका दे रखा है, कितना दिया है 2.8 एम्पियर पर मीटर, और ससेप्टिबिलिटी दे रखा था, कितना दिया था 0.0025, इतना दे रखा है। अब आपको बी निकालना है। अरे भाई, आपको ये पता है कि मैग्नेटाइजेशन एक्स एम इंटू एच होता है, ये अभी अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, है ना। तो आपको एम पता है, आपको एक्स एम पता है, तो एच आप नहीं निकाल सकते क्या? क्यों निकाल रहे हैं एच? क्योंकि अल्टीमेटली हमको बी निकालना है एक्चुअली, है ना। तो एक्स एच की वैल्यू अगर आप निकालोगे, आप यहाँ पे 2.8 रख दो, यहाँ पे 0.0025 रख दो, तो आपको एच निकल के आ जाएगा लगभग 1120 एम्पियर पर मीटर आएगा, है ना। और आपको ये पता है कि बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एच प्लस एम, आपको ये पता है। तो आपको म्यू नॉट पता है, आपको मेरे ख्याल से एच भी अब पता चल चुका है, एम भी पता चल चुका है, तो आप क्या चीज के लिए वेट कर रहे हो? आप सिंपल सारी वैल्यू रखो, आपको आंसर आ जाएगा 1.41 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको क्या क्या दिया रखा है क्वेश्चन में, आपको दिया है एच की वैल्यू दे रखा है, इंटेंसिटी आपको दे रखा है 1300 एम्पियर पर मीटर है, और आपको म्यू आर की वैल्यू दे रखा है 1.006 है। अब आपको क्या निकालना है? फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। आपको नहीं पता क्या कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच भी होता है, क्योंकि आपको H की वैल्यू पता है,
आपको म्यू आर की वैल्यू पता है, आप म्यू नॉट की वैल्यू पता है, सिंपल वैल्यू पुटअप करिए, आंसर लाइए, तो आपका आ जाएगा 1.64 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको नंबर ऑफ डाइपोल बता दिया कितना, 8.2 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, एटम पर मीटर क्यूब है इसका, ठीक है। और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या, और आपको ये भी बोल दिया है कि ससेप्टिबिलिटी भी 2 इंटू 10⁻⁴ है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, बी निकालना है। सबसे पहले तो एन और पी भी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना चाहिए, बेसिकली देखिए, अगर आप कहीं देखें मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं n इंटू पी होता है, अगर आपको याद होगा। तो आप n इंटू पी अगर आप करते हैं तो आपका मेरे ख्याल से मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी आ जाएगी। और अगर आप कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप और क्या कर सकते हो, xm की वैल्यू आपको दे रखी है, और तो आई थिंक मैग्नेटाइजेशन निकाला जा सकता है n इंटू पी से। कितना आएगा मेरे ख्याल से कोई बता सकता है क्या? n इंटू पी करेंगे 8.2 इंटू 10⁻28, और ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से 0.246 के करीब आना चाहिए इसका आंसर, शायद, है ना, आई होप सो। और अगर आप m इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एच करते हैं तो आपको m अब पता चल चुका है, xm आपको पता चल चुका है, तो h तो आप निकाल ही सकते हो। h अगर आप निकालते हो तो h की वैल्यू मेरे ख्याल से 1230 के करीब आएगी। और अगर ये आ गया तो फिर से वापस आपको b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस m तो रखना है। m की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू पता चल चुकी है, म्यू नॉट पता चल चुकी है, b की वैल्यू आप निकाल लीजिए 1.545 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से टफ तो नहीं था, सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये देखना है अपन को, बेसिकली यहाँ से अपन चलिए स्टार्ट करते हैं कि ना, देखिए मुद्दे की बात ये है कि, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दा ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल के कारण कंस्टिट्यूट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल क्यों कंस्टिट्यूट होता है, एक करंट लूप की वजह से कंस्टिट्यूट होता है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है एक्चुअली, आप एक मैग्नेटिक मटेरियल में देखेंगे तो आपको परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिखेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आप ये बोलेंगे कि सर हम मैग्नेटिक मटेरियल में करंट थोड़ी पास करा रहे हैं, तो फिर ये करंट लूप और ये दुनिया भर का, तो डाइपोल मोमेंट कैसे आ रहा है, डाइपोल तो कैसे जनरेट होगा? तो ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, और वो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। उसके कुछ कारण होते हैं, बेसिकली क्यों जनरेट हो रहा है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कि देखिए क्या होता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो कभी भी एक चार्ज पार्टिकल की अगर अपन बात करें, इसमें लिखता हूँ, एक चार्ज पार्टिकल, अब मैं चार्ज पार्टिकल बोलता हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा इमेजिन होना चाहिए। Whenever a चार्ज पार्टिकल, जब भी इस चार्ज पार्टिकल के पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता ही करता है। हमने यही तो देखा है, गोल 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 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वो इलेक्ट्रॉन के गोल गोल घूमने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, और डाइपोल हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। यही तो हम अभी तक शुरू से देखते आए हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल के पास एंगुलर, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल देख रहे हैं तो ये चार्ज पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम आया कहाँ से, बेसिकली क्या ये अपने आप होता है कि सिर्फ हम करंट पास कराते हैं तो ही ऐसा होता है? तो देखिए इन जनरल अगर अपन बात करें कोई भी, ठीक है, एटम की बात करें, एक एटम, ठीक है, हम मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर घुस चुके हैं और एक एटम की बात कर रहे हैं। एक एटम को अगर आप देखेंगे ना तो एक एटम में अंदर ही में ही कुछ एंगुलर मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है, और उसी एंगुलर मोमेंटम के वजह से ये जो डाइपोल मोमेंट है ये क्रिएट हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा मतलब हम गए मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, अपन घुस गए, अपन देखे कि एटम एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, लेकिन कर क्यों रहा है, मतलब हो क्यों रहा है ये सब, ऐसा होता क्यों है? तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि देखिए कोई भी एक एटम है वो अगर एंगुलर मोमेंटम कर रहा है तो उसके 3 कारण होते हैं,
ठीक है, 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से बेचारा वो गोल गोल घूमते रहता है। उसका सबसे पहला जो कारण है वो होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब यह है कि क्या आप देख सकते, आपने कभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में ही स्पिन करता रहता है, अपने आप में ही गोल गोल ऐसा मतलब गोल गोल घूमता रहता है। जैसे आप एक सन ले लीजिए और उसके इधर उधर प्लैनेट ले लीजिए, तो प्लैनेट क्या होते हैं, ऑर्बिट में तो मूव करते हैं, लेकिन अर्थ अपने आप में रोटेट करता है, आप सुने होंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन ना अपने आप में, अब उसको नेचर ने वैसा बनाया है, बेचारा अपने आप ही रोटेट कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम में भागीदारी लेता है। दूसरा कारण एक एटम का एंगुलर मोमेंटम करने का ये भी है कि ऑर्बिटल 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 गंदा लिखा गया, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरा वजह ये भी है कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन अपने में तो बेचारा रोटेट कर ही रहा है, उसको आपने एक ऑर्बिट भी दे दिया है, ऑर्बिट में भी बेचारा गोल गोल घूम रहा है। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम आता है। तीसरा कारण ये भी है कि तीसरा कारण ये है न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंट मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना बेचारा, न्यूक्लियस अंदर में एटम का न्यूक्लियस, वो भी गोल गोल घूम रहा है, वो भी गोल गोल घूम रहा है। मतलब दुनिया, वो एटम के अंदर हर कुछ गोल गोल घूम रहा है, खुद न्यूक्लियस गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भी गोल गोल घूम रहा है। तो ये 3 कारणों के वजह से एक एटम में एंगुलर मोमेंटम देखा जाता है ना। और वो ये जो एटम होते हैं जो वो अगर एंगुलर मोमेंटम करते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम करते हैं तो वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट जनरेट करने में मदद करते हैं, है ना। तो जनरली देखिए, ये सारे तीनों फैक्टर आपको कोई भी एटम या में दिख जाएंगे, कोई भी एलिमेंट के एटम में आपको दिख जाएंगे, लेकिन एक मैग्नेटिक मटेरियल में ये ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल में ही तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल में ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज है जो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल की अगर अपन देखें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये कुछ ज्यादा ही मतलब वो रहता है, डोमिनेंट रहता है इनके कंपैरिजन में। ऑर्बिटल तो बेचारे सभी घूम रहे हैं, न्यूक्लियस सबका घूम रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, अपने आप में रोटेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का बहुत ज्यादा होता है, आपको मैं बताऊं तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं, तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्पिन के वजह से जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको अपन इलेक्ट्रॉन स्पिन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और बेसिकली ये अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो कुछ एलिमेंट आपको ऐसे दिखेंगे जिनका इनर ऑर्बिट है ना, जो इनर ऑर्बिट समझते हैं ना, आउटर ऑर्बिट होता है और एक इनर ऑर्बिट होता है। तो जिस एलिमेंट का इनर ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है ना, जिसका इनर ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, उस टाइप के मटेरियल में, उस टाइप के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन स्पिन डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिट है, उसको हम जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर आप देखे होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कुछ होते हैं, उन्हीं में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको ज्यादा दिखेगी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन स्पिन बहुत तगड़ी होती है और उसी वजह से वो डाइपोल मोमेंट जनरेट करते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो बीच के जो ग्रुप होते हैं उसमें आपको स्कैंडेनियम मिलता है ना, और आपको टाइटेनियम मिलता है, आपको वेनेडियम मिलता है, आपको क्रोमियम मिलता है, आपको मैग्नीज मिलता है, आपको आयरन मिलता है, आपको कोबाल्ट मिलता है, आपको निकल मिलता है। दुनिया भर के ऐसे एलिमेंट आपको मिलते हैं, और ये सारे एलिमेंट के जो इनर ऑर्बिट हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इसी वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत तेज घूमते हैं, और वो तेज घूमते हैं तो वो बेचारे डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट को जनरेट करते हैं। और ये डाइपोल मोमेंट को ही जब अपन n से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मैग्नेटाइजेशन मिलता है ना। तो अल्टीमेटली ये है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे फिर और समझाता हूँ। जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन है ना,
आयरन आप जानते होंगे, लोहा एक चुंबक को ले जाइए तो लोहा के पास वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है ना। लोहा को आप ये देखते हैं, तो लोहे में ऐसा क्या होता है, चलो देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, किसी को याद है क्या एटॉमिक नंबर? किसी को याद नहीं है? 26। हाँ 26 होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बचपन में कभी पढ़े होंगे तो कोई कर सकता है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? कोई? मैं शुरू करूं, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना। 1s2, फिर 2s2, 2s2, 2, सर 1s2, 2s2, 2p6, हाँ 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अच्छा 4s2 पहले आएगा कि 3d6 पहले आएगा? सर 4s2, 4s2। ऐसा नहीं होगा क्या? सर 4s2 कितना है? पक्का? सर पहले से 4s2 को फिल कर देना सर अगर। हाँ पहले Yes, पहले पहले- पहले 4s2 आएगा क्या? यस सर, पहले 4s2 ठीक है, गुड। सो देखिए, आप अगर देखेंगे ये जो डी शेल होता है, डी शेल अगर आप देखोगे कितना रहता है डी में, एस में 2 रहता है ना, पी में कितना रहता है? 6। डी में कितना होता है? 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 10 समा सकते हैं डी में, है ना। तो अगर आप इसको बनाने चले तो आपको याद होगा कि हम ऐसे बनाते थे, एक बार पूरा कंप्लीटली फिल्ड करते थे, उसके बाद हम इधर लेके आते थे। तो 3d6 के हिसाब से अगर आप देखें तो 4 जो ऐसे हैं, 4 वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं, जिसके वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पिन डायपोल मोमेंट को जनरेट करते हैं, और इनका डायपोल मोमेंट अगर आपको निकालना है तो आप यही जो 4 खाली हैं उसी को आप निकाल सकते हो, 4 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कोई खास नहीं है। अच्छा मैं आपको ये पूछूं कि आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि Fe2+ का निकालिए, Fe2+, जिसको हम लोग फेरस आयन बोलते हैं, फेरस आयन। इसका अगर हम लोगों को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो कितना निकलेगा बताइए। Fe2+ अगर अपन निकालें तो ऑब्वियसली 2+ है, मतलब क्या किए अपन, डोनेट किए हैं कि एक्सेप्ट किए हैं? इलेक्ट्रॉन निकल गया सर। तो हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 3d से निकलेगा कि 4s2 से पहले निकलेगा, कैसे निकलेगा? हाँ डी से पहले निकलेगा सर, डी से 2। 3d से पहले निकलेगा मेरे भाई, जब निकलता है तो आउटर ऑर्बिट से पहले निकलता है। हाँ हाँ 4s2 से निकल जाएगा 2 एलिमेंट, 2 आपका आयन। तो अब Fe2+ फिर भी आखिर में 3d6 तो रहेगा ही, तो 3d6 तो रहेगा, तो फिर यही बनेगा। तो जो स्टेबल भी कर सकते हैं ना सर। हाँ से करेगा निकलेगा सर फिर। sir. ओके, तो इसका भी बोहर मैग्नेट्रॉन अगर अपन को निकालना है तो ये भी 3d6 ही रहेगा इसका, सो इसका भी आपका 4 बोहर मैग्नेट्रॉन ही आएगा। अच्छा अगर मैं अब बोलूं आपको कि Fe3+, जिसको हम लोग आम भाषा में फेरिक आयन बोलते हैं, इसका अगर आपको बोहर मैग्नेट्रॉन निकालना है तो आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो निकाल सकते हैं क्या? ये कितना होगा? 5 हाँ 3d5 होगा, है ना। तो इसका बोहर कितना आएगा बताओ तो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 3 है कितना? सर 5। हाँ ऑब्वियसली 5 आएगा ना। ये तो ऐसा 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 होगा कि ये एक बार होगा, एक बार होगा, एक बार, एक बार, एक बार, और पांचों के पांचों वो तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आ गया 5 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये क्वेश्चन ना कई बार आपके एग्जाम में पूछा आता है ऑब्जेक्टिव में, कि आपको ये दे देता है सी, जैसे मैं आपको बोलूं, कोई बोलता है कि कोबाल्ट, कोबाल्ट को आपको अगर कोई बोलेगा कि भैया कोई मटेरियल है ये फेरो, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं चेक करना है, तो आप कैसे चेक करोगे? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बेसिकली, है ना।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कोई आपको अचानक से कोई भी मटेरियल के लिए बोलता है ना, तो आप निकाल सकते हैं। आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए और उसका पीरियोडिक टेबल, और सबसे बड़ी बात है कि बाकी आपको पता हो ना हो, आउटर मोस्ट का पता होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट का आउटर मोस्ट का होता है 3d7 4s2। अब इसमें अगर आपको कोई बोलता है कि इसका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं कि भैया इसका इनर मोस्ट 3d7 जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो आप यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हैं, 5 2 7 और 3 बच गए, तो 3 बोहर मैग्नेट्रॉन हो गए। तो बेसिकली आपको मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था कि देखिए, इन इन ट्रांजिशन एलिमेंट के क्या बोल सकते हैं इनको, कि जो एटम्स होते हैं उनमें एंगुलर मोमेंटम देखा गया है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स में एंगुलर मोमेंटम देखा गया है, जिनके 3 कारण वजह थे। ये कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट में ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम कुछ ज्यादा है ना, और इसी की वजह से ये गोल 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 ज्यादा घूमते हैं और एंगुलर मोमेंटम आता है। और एंगुलर मोमेंटम के आने से, अगर हम लोगों को याद होगा, तो हम एक डायपोल मोमेंट जनरेट होता है ना। एंगुलर मोमेंटम की होने से एक डायपोल जनरेट होता है। और डायपोल मोमेंट कैसे होता है, जो I × A अपन कर लेते हैं वो। तो डायपोल मोमेंट जनरेट होने और परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन्हीं मोमेंटम की वजह से जनरेट होता है। और उसके बाद फिर तो अपन को पता ही है कि मैग्नेटाइजेशन क्यों होता है। मैग्नेटाइजेशन नंबर ऑफ डायपोल्स इनटू डायपोल मोमेंट होता है। तो आपका मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब कोई भी मटेरियल के अंदर में एक चुंबक वाली जो क्षमता है वो क्यों आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है। उसी का मैं ओरिजिन आपको बताना चाह रहा था मैथमेटिकली और साइंटिफिकली, कि ये कारण होते हैं। अब मैं आपको इसके बाद, मेरे ख्याल से आज हमारे पास टाइम की कमी है, शॉर्टेज है, ठीक है। तो हम ना अब मुद्दे की बात हम देखना शुरू करते हैं कि अगर हम क्लासीफाई करें कि आपका मैग्नेटिक मटेरियल तो दुनिया भर की हैं, बहुत सारे टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, उस मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगाया जाता है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उस बिहेवियर के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। तो इसमें हम लोग आज कोशिश करेंगे कि कम से कम एक मटेरियल तो हम लोग देख ही लें, बाकी नेक्स्ट मटेरियल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला मटेरियल होता है हमारा डाया मैग्नेटिक मटेरियल। डाया मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। ये अगर आपको याद होगा तो मैंने एक्सएम की वैल्यू नेगेटिव के समय आपको इसका नाम लिया था कि ये इकलौता मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिपेल करना शुरू करता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस मटेरियल को जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, जब फ्लक्स इससे पास होते हैं, फ्लक्स या गुजरते हैं, तो इसके अंदर से ना होके इसके बाहर से निकल जाते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरते हैं, जनरली एक मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, फ्लक्स इसके अंदर से गुजरते हैं, और कितना अंदर से गुजरते हैं ये आपको परमिएबिलिटी से पता चल जाता है कि कितना परमिट कर रहा है ये मटेरियल। लेकिन ये ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने ही नहीं देता, ये बिल्कुल रिपेल करवा देता है। इस टाइप के मटेरियल को डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। इसका डायग्राम भी कुछ ऐसा ही बनता है। आप ये डायग्राम को याद रखिएगा कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम पास करा रहे थे, फ्लक्स पास करा रहे थे, तो फ्लक्स इसके अंदर से गुजर नहीं रहा था, इसके बाहर से गुजर रहा था। तो पहला चीज, अगर आपको कोई मटेरियल लिखना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी। पहला चीज आप ये लिखिए कि ये मटेरियल रिपेल होते हैं जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। दूसरा चीज, इसकी जो एक्सएम की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इकलौती ऐसी है मटेरियल जिसकी एक्सएम की वैल्यू नेगेटिव होती है, और बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, बहुत कम एक्सएम की वैल्यू होती है ना। तीसरी बात आप इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये मटेरियल में ना परमानेंट डायपोल नहीं होते। अब आप समझ पा रहे हैं परमानेंट डायपोल की मैं बात जब कर रहा हूं तो आप किस चीज की बात कर रहा हूँगा, ठीक है। ये सारे मटेरियल की बात कर रहा हूँगा जिसमें इनर फील्ड मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड होते थे। तो ऐसा नहीं है, परमानेंट डायपोल इसमें नहीं होते,
पहली बात ये वाली याद रखिएगा, है ना। और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है एक्सएम की वैल्यू जो नेगेटिव आती है वो ना टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। अभी आप आगे आगे देखते जाइएगा कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मैग्नेटिक मटेरियल की बिहेवियर चेंज होते जाता है टेम्परेचर के कारण भी, लेकिन इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल कैसा होगा, आप सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक परफेक्ट डाया मैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं एकदम आइडल केस की, वो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बिल्कुल पास मत करने दे, वो एकदम आइडल है, बिल्कुल आइडल। तो अगर B इक्वल टू जीरो हुआ तो आप ये बोल सकते हैं कि म्यू नॉट H प्लस एम भी जीरो होगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि म्यू नॉट, ठीक है, M इज इक्वल टू माइनस एच हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इस मटेरियल में हो क्या रहा है कि इस मटेरियल में जब अपन बाहर से H अप्लाई करते हैं तो अंदर में ठीक इसका उल्टा M जनरेट हो जाता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है M। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो रहा होता है वो अपोजिट दिशा में होता है और उतना ही होता है जितना इसमें, तो मतलब अगर परफेक्ट की बात करें तो M इक्वल टू माइनस एच हो जाता है, जिसकी वजह से B इक्वल टू जीरो हो जाता है। आपको ये भी पता है कि मैग्नेटाइजेशन तो एक्स एम इंटू एच भी होता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्स एम की वैल्यू कितनी होती है, एक्स एम की वैल्यू एम बाय एच होती है। आपको अगर ये पता है m इज इक्वल टू माइनस एच है तो आप m इज इक्वल टू माइनस एच रख दीजिए, जिससे आपको xm की वैल्यू -1 आ जाएगी। आपको याद है अभी मैं बोल रहा था कि xm की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये xm की वैल्यू नेगेटिव होती है, देखिए -1, और बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ये ना चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विस के वो वाले कन्वेंशनल पेपर को देख लीजिए, मेंस के पेपर या ऑब्जेक्टिव पेपर को, ये कंडीशन फॉर परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो और होता क्या है, बहुत आसान होता है, B इक्वल टू 0 आप रख दो, ठीक है, तो उससे आपको ये वाला कंडीशन समझ में आ जाएगा। फिर ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा, m माइनस एच होता है, xm की वैल्यू होती है नेगेटिव, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चौथा इसमें ये होता है कि अगर xm की वैल्यू -1 है तो xm की वैल्यू तो म्यू आर -1 भी होती है, आपको पता होगा। तो म्यू आर -1 को -1 से इक्वेट कर दो तो म्यू आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये फोर्थ कंडीशन है। तो ये चारों कंडीशन है परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। आपको पता है परफेक्ट अगर कोई मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाना है तो उसके लिए एक कंडीशन बोला जाता है, सिंपल कि वो मटेरियल परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल ही आगे जाके सुपर कंडक्टर बनता है। तो सुपर कंडक्टर में जनरली एक्सएम की वैल्यू, देखो ये तो मैं आइडल केस बोल दिया कि B इक्वल टू 0 आइडल केस, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक फ्लक्स भी पास करेगा नहीं अंदर से, ठीक है, कुछ मिलावट तो होती है। तो एक्सएम की वैल्यू जनरली जो आप यूजुअली लेते हैं वो लेते हैं 10 टू द पावर -5, है ना, -10 टू द पावर -5, इतनी छोटी वैल्यू होती है ना। -1 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, -10 टू द पावर -5 इतनी छोटी वैल्यू होती है ना। और अगर आप म्यू आर को लेंगे तो xm इक्वल टू म्यू आर -1 होता है ना, म्यू आर -1, तो म्यू आर की वैल्यू लेंगे तो आपको मिलेगा xm + 1। आपको xm की वैल्यू इतनी कम है कि वो आप ना के बराबर समझो, तो म्यू आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि प्रैक्टिकल डायामैग्नेटिक मटेरियल की आप कंडीशन या वैल्यूज बताइए, तो आप ये प्रैक्टिकल डायामैग्नेटिक मटेरियल की वो है वैल्यूज है। और आइडल डायामैग्नेटिक मटेरियल की आपको अगर कोई बोलता है तो आइडल डायामैग्नेटिक मटेरियल की ये कंडीशंस होती हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डायमंड को ले लीजिए ना, डायमंड को आप मैग्नेटिक फील्ड से पास कराइए, फ्लक्स निकल जाएगा बाहर से। आप सिलिकॉन जर्मेनियम को ले लीजिए, कराइए मैग्नेटिक फील्ड, आप इधर से निकल जाएगा। आप कॉपर को ले लीजिए, ठीक है, आप गोल्ड को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए, ये सारे अगर आप लेंगे, सिंपल NaCl को ले लीजिए, ज़्यादा मत करिए, ये ऐसे करके निकल जाएंगे, जैसे उससे फ्लक्स पास ही नहीं करते, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक शायद आपको दिख रहा होगा, किधर गया, तो ये कहानी थी डायामैग्नेटिक मटेरियल की। ये क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपको क्लियर हो गई, ओके फाइन।